हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा या बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा, आप किसी भी स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइएगा एक बार फिर से आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़ जाइएगा और आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे साथियों, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। यदि आप लोग पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। कहता है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। यानी ऋग वैदिक संस्कृत का काल जो है किसे माना जाता है। आप लोग जवाब दे सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को, या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल को। आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। याद रखिएगा साथियों, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे जिससे आपका ज़्यादा समय भी ना जाए और सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। वैदिक सभ्यता से हर साल प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। चलिएगा, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। याद रखेंगे आप लोग, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताएं। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे साथी, सभी हमारे भाई बहन जवाब देने का प्रयास करें। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। चलिएगा, छाप दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर। तो श्रेष्ठ या कुलीन, जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, वे संस्कृत बोलने वाले थे। ये तो भाई आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वे लोग संस्कृत बोलते थे और वो लोग घुड़सवारी भी किया करते थे। कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। ठीक है, जब आप लोग इतिहास थोड़ा सा विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे लूसेंट की कुछ किताब से, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो भारत में जो आर्य लोग आए थे वे संस्कृत भी बोलना जानते थे, घुड़सवारी किया करते थे और वे जो है कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है आपसे कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ये विकल्प आपका सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। सभी प्यारे साथी, हमारे सभी भाई बहन जवाब दें, फटाफट आंसर करें आप लोग भाई। चलिएगा, कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या यूपी बीएड से संबंधित कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, जवाब दिया जाएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ का ज्ञान था, बिल्कुल सही बात है। गेहूं का भी ज्ञान था, ये भी बिल्कुल सही बात है। चावल का भी ज्ञान था दोस्तों, ये भी सही बात है। लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वां देखेंगे हम लोग। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। चलिएगा, सभी प्यारे साथी जवाब दें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उन्हें क्या कहते थे, उन्हें श्रमण कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं
और अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छंदोग्य उपनिषद। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछता है वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैदिक गणित से संबंधित कौन सा अंग है? ये शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है और यहाँ से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिएगा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? चलिए भाई जवाब दें आप लोग। चलिएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेदों की संख्या है और सबसे प्राचीन वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद। लेकिन इसमें प्रश्न करता है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में जो है वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण आएगा, उसके बाद आरण्यक आएगा, उसके बाद उपनिषद आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन ग्रंथों की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है आपसे कि वेदों की संख्या कितनी है? हमने दोस्तों अभी आपको बताया था कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और सबसे प्राचीन वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 वेद। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। पूरे धैर्य के साथ भाई बने रहेंगे तभी मज़ा आएगा क्लास में। ठीक है, और डेली आप लोग देखिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करी जाती है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा और लाइव क्लास की आपको यहाँ पर जो है जानकारी दी जाएगी कितने बजे लाइव क्लास होती है। चलिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? आप लोग आंसर देंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिएगा सभी प्यारे साथी, सभी हमारे भाई बहन जवाब देने का प्रयास करें। चलिए भाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है वेद त्रयी या त्रयी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद क्या कहते हैं? वेद त्रयी इनको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाइए, प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में और यहाँ पर कहता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा बेहतर तैयारी के लिए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा या व्यवसाय? क्वेश्चन नंबर 13 जवाब देंगे आप लोग। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा पशुपालन किया करते थे ऋग्वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वो क्या करते थे? वो पशुपालन किया करते थे। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आप लोग आंसर दे सकते हैं या कह सकता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो हमने अभी आपको बताया कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सामवेद। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहते हैं क्योंकि साम का दोस्तों अर्थ ही होता है गान। ठीक है, गान करना, गान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पर है, सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई बहन जवाब दें। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता जो है
कौन है? आप लोग जवाब दे सकते हैं। मनु को माना जाता है या चाणक्य को माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त को या सेल्यूकस को माना जाता है? आप लोग जवाब दे सकते हैं। प्रथम विधि निर्माता। तो दोस्तों चाणक्य के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग जवाब देंगे यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? चलिएगा, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, इनमें से कौन है? इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करिएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। आपको ये पुस्तक जो है पढ़नी भी चाहिए, ठीक है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के स्क्रीन पर है। चलिए, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है, भूमि है, ए और बी, यानी दोनों विकल्प सही है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है वो है आपका गोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है? पहली बार मिलता है। प्रश्न करता है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का जो है पहली बार उल्लेख मिलता है? आप लोग बताएंगे किस मंडल में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है पेपर में। तो दोस्तों 10वें मंडल में सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। चलिए, प्रश्न करता है पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 19। पुराणों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो कितनी है दोस्तों? पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करें आप लोग, ठीक है। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है यार, आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बेहतर तैयारी के लिए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा, छाप दीजिए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकृति। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है किस देवता के लिए किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इंद्र के लिए जो है, इंद्र के लिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र जो है दोस्तों किस विषय से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हमने आपको बताया था। ये दो जो है आपका ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? बताएंगे यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? सभी प्यारे साथी जवाब दें। असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? किस वेद को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिएगा। अभी हमने ये प्रश्न करवाया है, ठीक है। बताइएगा आप लोग, संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहते हैं? फटाफट आंसर छाप दीजिएगा। जो सबसे पहले जवाब करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ पर बसे थे? सबसे पहले आप लोग जवाब करिएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। पंजाब वाले क्षेत्र में जो है भारत में आकर बसे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है?
वेदों को दोस्तों अपौरुषेय की संज्ञा दी गई है। अच्छा, अपौरुषेय का अर्थ क्या होगा और इन्हें अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए इनको कहा जाता है अपौरुषेय, यानी किसी पुरुष के द्वारा जो है इनकी रचना नहीं की गई है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अपौरुषेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न कहता है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये देखिएगा फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए दोनों के लिए मस्ट क्लास होने वाली है जीके जीएस की। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो उलूक कड़द को जो है वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, बादरायण, उसके बाद कपिल, उसके बाद गौतम। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने और आप लोग जवाब दीजिएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बादरायण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9वां मंडल। ठीक है, कौन सा? 9वां मंडल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे क्या कहते हैं? जिसे 10 लाख युद्ध के नाम से भी जानते हैं, किस तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध या दशराग्य का युद्ध, ये किस तट पर लड़ा गया था? तो परशुडी नदी के तट पर दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, विकल्प डी करेक्ट है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व की जो दर थी 1/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, 1/6। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कहता है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जो आपका जुड़ा हुआ है ये है आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ काल है। ठीक है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है। ठीक है, ब्राह्मण युग का काल कहा जाता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की अवधारणा किस काल में उदित हुई थी? तो ये प्रश्न करता है आपसे और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का जो महत्वपूर्ण अभिलेख है किस लिए जो है फेमस है? ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो बोगज कोई का अभिलेख है एशिया माइनर से जो प्राप्त होता है, इसकी जो भूमिका है वो है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख जो है मिलता है। ठीक है, ये जो बोगज कोई का अभिलेख जो प्राप्त होता है इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन चारों विकल्पों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? ये आपका ऋग्वेद से प्राप्त होता है गायत्री मंत्र, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अच्छा, गायत्री मंत्र जो है किसको किसको याद है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यस और नो करके जवाब देंगे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो बताएंगे आप लोग न्याय दर्शन को जो है गौतम के द्वारा प्रचारित किया गया था, विकल्प आपका दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में जो है निष्क से जाने जाते थे। ये जो स्वर्ण आभूषण होते थे दोस्तों इन्हें निष्क कहा जाता था। क्या? इन्हें निष्क कहा जाता था। यदि आप लूसेंट की किताब को पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, वहीं से हूबहू प्रश्न चल रहा है। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक जो है पतंजलि को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये है दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन। उपनिषद पुस्तकें हैं,
तो बताएंगे आप लोग ये जो है किन से संबंधित है, उपनिषद पुस्तकें। तो देखा जाए दोस्तों ये दर्शन से संबंधित है, किससे, दर्शन से संबंधित है जो उपनिषद की पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। यहाँ पर ओवरऑल जो प्रश्नों की संख्या थी वो थी 40। ठीक है, 20-20 का सेट था और यहाँ पर 40 प्रश्नों को हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। अब आपका स्कोर कितना रहा है आप लोग बताएं। 25 प्रश्न क्या आपने सही किया है, एक बार आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड या बिहार बीएड या किसी भी अदर स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़ें शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।